हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छा से हो रहा होगा। तो हम लोग बीपीएससी जो टीचर है 3.0 के लिए और 4.0 के लिए हम लोग सबसे अच्छी किताबें और सबसे सटीक किताबें पढ़ रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान का, है ना। समग्र शिक्षा अभियान का इसी तरीके से हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल का टोटल जो किताब है हम उसको पढ़ने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग निचोड़ करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन किताबें आपके बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीचर और ऑफिसर जो है सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अच्छी किताबें मानी जाती हैं। 10-12 किताबें बाज़ार का नोट्स पढ़ने से बेहतर है सटीक किताबें पढ़िए, है ना। और सटीक किताबों में हम लोग समग्र शिक्षा अभियान SCERT की किताबें और NCERT की किताबें ही मानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके निचोड़ के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अलग अलग जो भी लेसन है, इसमें जो भी अध्याय है, सभी अध्याय का हम लोगों ने अलग अलग डिवाइड किया है, उसका निचोड़ निकाला है। मेहनत आप भी करेंगे, अच्छा से मेहनत करिए तो कंप्लीट कर पाएंगे। ये 7th क्लास का SCERT की किताबें है, देखिए 7th क्लास का है, ठीक है। और ये आपका भाग 2 हो जाता है ना। ये भाग 2 आपको दिख रहा होगा और ये 7th क्लास का आपको SCERT की किताबें हो जाती है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे में हम लोगों ने अतीत से वर्तमान जो है ना, इसको किया था। आगे बढ़ा जाए और कहाँ तक थे हम लोग मोहम्मद गोरी को समाप्त कर दिए थे, ठीक है। चलिए मोहम्मद गोरी समाप्त हो गया था, ठीक है। ये हमारा अगला जो चरण है, जो अध्याय है तुर्क, है ना, इसी को पढ़ना है। अध्याय हमारा 3 है, आप देख सकते हैं ये अध्याय 3 हो जाता है, ठीक है। तुर्क अफगान शासन हो जाएगा और सबसे VVI होता है ये टॉपिक। अगर हम लोग मेडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो मेडिवल इंडिया में अगर 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए तो अधिकतर सवाल बीपीएससी यहीं से पूछता है। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुग़ल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, एकदम भर भर के बीपीएससी सवाल पूछता है ना। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है आपको, उसी तरीके से मुग़ल वंश से भी सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। और देखिए इतना अच्छा ये बुक है, 7th क्लास में ही ये सारा चीज़ें है। इसीलिए सिलेबस में कहा गया था कि आपकी जो सिलेबस है, आप जो समग्र शिक्षा जो अभियान है SCERT की जो किताबें हैं, बीपीएससी ऑलरेडी पहले भी ये कहा था कि हम क्वेश्चन यहीं से बनाएंगे। इसलिए जो 6, 7, 8, 9, 10 की किताबें हैं उसको अच्छा से पढ़ के आइएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आइएगा। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये भी बात कहा था कि 1 लाइनर पढ़ के मत आइएगा। 1 लाइनर जो लूसेंट स्टाइल है इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ये किताबें पढ़ते हैं तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है ना। अगर आप किताबें पढ़ करके हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए जो सवाल पूछा जाएगा वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, है ना। तो देखिए प्रारंभिक तुर्क शासन, इस दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने राज्य किया। 5 वंश ने राज्य किया। एक गुलाम वंश हो जाता है, दूसरा खिलजी हो जाएगा और तीसरा तुगलक हो जाता है ना। चौथा सैयद हो जाएगा और 5वां लोदी हो जाता है। कभी कभी कालखंडों में भी बांट के देखिए और काल से भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम लोग शुरू से ही देखेंगे, है ना। देखिए प्रारंभिक तुर्क शासन कब से कब था, तो 1206 से 1290 तक ये शासन किया, जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, है ना। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक गद्दी पे शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। पूरा डिटेल्स जो है इस किताब में सब कुछ दिया हुआ है, एकदम अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया, ठीक है। अगला सवाल है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में भी सवाल पूछा गया है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया, तो 1210 से लेकर के 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिनका नाम था रजिया सुल्तान। इन्होंने 1236 से 40 तक शासन किया, ठीक है। और तब उसके बाद देखिए बलबन आते हैं। उसके बाद बलबन आते हैं जिनका शासनकाल 1266 से लेकर के 1287 तक होता है, ठीक है। 1266 से
87 तक होता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वंश राज करता है जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है ना। पूछा तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से कुछ खास करके पूछा जाता है ना। तो देखिए खिलजी वंश का शासनकाल हम लोग देखेंगे 1290 से लेकर के 1320 तक है। ये जो शासनकाल जो है उसको जरूर 2 बार 4 बार लिखिएगा तो मुझे लगता है कि याद हो जाएगा, है ना। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 बार लिखिए देख करके, है ना। अगर आप देख करके लिखते हैं बार बार तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही ऑप्शन आएगा आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो खिलजी वंश कब से कब तक शासन करता है? 1290 से लेकर के 1320 तक शासन करता है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से कब तक? 1290 से लेकर के 96 तक ये शासन करते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो खिलजी वंश से सबसे ज़्यादा सवाल अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी का कम से कम याद रखिए 1296 से 1316 तक ये गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। अगला जो वंश है दिल्ली सल्तनत पे जो राज्य किया उसका नाम है तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक शासन करता है। 1320 से 1414 तक शासन करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक को देखेंगे तो 1320 से लेकर के 1324 तक शासन करता है। 1320 से 1324 तक शासन करता है गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो सुल्तान हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। वो 1324 से लेकर के 1351 तक शासन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक जो तुष्टीकरण नीति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। यह 1351 से 1388 तक शासन करते हैं, ठीक है। इतना तो मुझे लगता है कि आपको याद धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। 1-2 बार अगर रिवाइज करते हैं, 1-2 बार लिख करके अगर आप याद करते हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही अच्छा होगा। बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम है बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सही किताबें हो, सही रणनीति हो और 10 से 12 घंटा बैठने की कैपेसिटी हो, आप एक बार में फाइट कर जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बात नहीं है। इतनी मटेरियल आपके पास है ना, इतना काफ़ी है, बहुत है। ज़्यादा मत पढ़िए, एक किताब हो लेकिन बार बार पढ़िए, एक ही किताब को बार बार पढ़िए। 10 किताबों को पढ़िएगा तो फिर आपका वहीं रिजल्ट रुक जाएगा। 10 किताबों से रिजल्ट नहीं आता, एक किताब को बार बार पढ़िए और उसी पे कमांड करिए, देखिए आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। और सटीक किताबें होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए, है ना। उम्मीद है कि आप लोग बोर नहीं होइएगा, है ना, क्योंकि अगर टेंशन है एग्ज़ाम फाइट करने का, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कंप्लीट करना है तो सीरियस होकर के अभी भी पढ़ लीजिए, है ना। 2-4 महीने की तैयारी में सब कुछ बदला जा सकता है, किस्मत भी बदल जाती है। अगर मेहनत पे अगर आपको यकीन है तो कर्म ही सब कुछ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो चौथा वंश है जिसको हम लोग सैयद वंश बोलते हैं, और सैयद वंश ने 1414 से लेकर के 1451 तक शासन किया, ठीक है। 1451 तक क्या किया? शासन किया। और सैयद वंश के जो संस्थापक हैं उनको हम लोग खिजर खां बोलते हैं। हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अंतिम जो शासक यहाँ पे जो राज्य किया दिल्ली सल्तनत पे, उसको हम लोग लोदी वंश के नाम से जानते हैं, लोदी वंश के नाम से जानते हैं। और ये 1451 से 1526 तक शासन करता है ना, 1526 तक शासन करता है। जिसमें बहलोल लोदी का अगर काल देखें तो 1451 से लेकर के 1489 तक हो जाता है, 1489 तक हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम सम्राट होते हैं इब्राहिम लोदी, इनका शासनकाल अगर देखेंगे तो 1517 से लेकर के 1526 तक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 5 वंश के बारे में पढ़ा। एक तो सबसे पहले क्रम में भी देखिए, एक हो जाता है गुलाम वंश, है ना, गुलाम वंश हो जाता है। और उसके बाद हो जाएगा हमारा खिलजी वंश हो जाएगा दूसरा, है ना। और जो तीसरा हो जाता है वो तुगलक हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाता है। उसके बाद सैयद वंश हो जाएगा, याद रखिएगा सैयद वंश। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? लोदी वंश हो जाता है ना। इस तरीके से किसने 5 शासकों ने, 5 वंशों ने क्या किया? इस पे शासन किया। हो गया 5, है ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश,
सैयद वंश और लोदी वंश हो जाता है। इस तरह से क्रम में भी याद रखिएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग गुलाम वंश पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा हमने सबसे पहली बार, सबसे प्रथम बार में ही किया था। जैसे में आप देखिएगा यहाँ पे, है ना, प्रारंभिक तुर्क शासक, जिसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं, और इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गुलाम वंश हम लोग देखते हैं। गुलाम वंश का जो शासन काल था, है ना, इसको 1206 से 1290 तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे हम वहाँ पे टिक जरूर लगाएंगे आपके लिए, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, सेना नायक भी था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, सेना नायक भी था। और मोहम्मद गोरी ने इस प्रदेश को, भारत के प्रदेशों को देखभाल के लिए इसका नियुक्ति किया था, है ना। इसे मोहम्मद गोरी ने किया था नियुक्ति। ठीक है, अगला देखिए, गुलाम वंश की स्थापना पूछा जा सकता है। 1206 में हुआ। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ? तो 1206 में स्थापना हुआ। सबसे जो भीबी आई है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? जो कुतुब मीनार आप दिल्ली में देखते हैं, उसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत VVI हो जाता है, लाख बख्श भी कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, इसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। ठीक है, देखिए 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, BPSC के द्वारा पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। और कहाँ पे करवाया गया? तो अजमेर हो जाता है। ये दोनों का दोनों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा 8-10 साल का मूल्यांकन तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि डेली सेट बनाइए। डेली जब सेट बनाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कहाँ से BPSC सवाल बार बार पूछता है ना, इसका अंदाज़ा आपको चलेगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में करवाया जाता है। ठीक है, और 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? तो 1210 में। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? 1210 में। यानी कि 1206 से लेकर के 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, है ना, आराम शाह हुआ। पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? आराम सिंह हो जाएगा। कौन? आराम सिंह हो जाता है। और ये देखिएगा, जिसने मात्र 8 माह शासन किया, किसने? आराम शाह ने मात्र 8 माह तक क्या किया? शासन किया। मात्र 8 महीने शासन किया। और आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा, है ना। आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश ने दिल्ली को हथिया लिया। ठीक है, और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश से BPSC में बहुत ज़्यादा सवाल, और किसी भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसको है? इल्तुतमिश को प्राप्त होता है। ठीक है, जो हम आपको बता रहे थे, तुर्क राज्य को वास्तविक रूप से स्थापित, यानी कि वास्तविक जो संस्थापक है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अल्तमस इल्तुतमिश का मूल नाम होता है, अल्तमस। पूछा जा सकता है इस तरीके से। और ये देखिए सर्व शिक्षा अभियान की किताब SCERT में इसका वर्णन है।
और इसका चर्चा तो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलता है ना, अगर आप पढ़े होंगे तो। अल्तमस जो है इल्तुतमिश का क्या है, मूल नाम है। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाई थी, जो बीपीएससी ने बहुत बार ये सवाल पूछा, बहुत बीबीआई है आपके लिए। शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाई? तो इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए बीबीआई, चांदी का टंका है ना और तांबे का जीतल जो सिक्का है किसने चलवाई थी? ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जो जीतल है ना, यह सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया था, इसलिए यह बहुत बीबीआई हो जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त किया था, है ना। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त किया था और इसमें बगदाद के खलीफा थे। बगदाद के खलीफा से इन्होंने अपने सुल्तान की सल्तनत को वैध बनवा लिया, है ना। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान थी और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी होती है। इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कौन हो जाता है? रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखा जाए, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान हो जाती हैं। देखिए एक बात और भी है, कहा जाता है कि भारत के गद्दी पे जितनी भी महिलाएं सबसे सर्वोच्च पद पे रही, सबसे ज़्यादा काम किया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अगर रजिया सुल्तान अगर महिला नहीं होती तो मिडल इंडिया के यानी कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुछ अलग पहचान इनका होता। लेकिन महिला होने की वजह से, क्योंकि हमारा जो भारत है पुरुषवादी मानसिकता के तले दबा हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए उस सब बात को, वो मेंस की बात हो जाती है। तुर्क राज्य को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करने का काम बलबन द्वारा किया गया, है ना। यानी कि देखिएगा, दिल्ली सल्तनत को यानी कि मजबूत बनाने का काम, सुदृढ़ करने का काम, बहुत स्ट्रॉन्ग करने का काम ये बलबन के द्वारा किया जाता है ना। बलबन के द्वारा किया जाता है और इन शासकों को हम लोग मलमुक भी कहा जाता है, ममलुक। इसीलिए ममलुक वंश के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और बलबन ने जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, बहुत बीबीआई है, रक्त और लौह की नीति किसने लागू किया था? रक्त और लौह की नीति किसने लागू किया था? तो ये आपका बलबन हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा रक्त और तलवार की नीति किसने लागू किया था, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी हो जाते हैं। रक्त और लौह की नीति बलबन के द्वारा और रक्त और तलवार की नीति अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं खिलजी वंश। ये आपके SCERT में है ना, ये टॉपिक है खिलजी वंश। 1290 से 1230 तक है ना। ये देखिए खिलजी वंश में हम लोग देखेंगे। देखिए 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान, जिसका नाम था कैकुबाद, को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की, है ना। खिलजी वंश की स्थापना कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटा करके किया और गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसलिए ये आपके लिए बीबीआई हो जाता है ना। पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया जाता है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया जाता है। आगे हम लोग देखें, खिलजी वंश के प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुए। इसने उत्तर भारत में कई अभियान किए जो निम्नलिखित है। अब देखिए डायरेक्ट हम लोगों ने जिसको कंप्लीट किया, उत्तर भारत, जैसे आप भारत देख रहे होंगे है ना, तो अधिकतर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके उत्तर भारत है ना, और ये आपके दक्षिण भारत का जो अभियान है, अभियान में क्या क्या जीता, क्या क्या हुआ, है ना। ये बहुत बीबीआई है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे अलाउद्दीन खिलजी में ही। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी वंश के प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसने उत्तर भारत में कई अभियान किए जो निम्नलिखित है। जैसे देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ जीत हासिल की। पूछा जा सकता है कि जब गुजरात पर इनका आक्रमण हुआ तब वहाँ का राजा कौन था, तो राजा करण हो जाते हैं, है ना। और ये राजा करण अलाउद्दीन खिलजी से हार जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे रणथंभौर को भी उन्होंने जीता। और रणथंभौर का जो सम्राट था हमीर देव था। ठीक है, हमीर देव था। अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी बनी हुई है, अगर आप उसको देखिएगा तो ये जो राणा रतन सिंह है जो मेवाड़ वाले, वहाँ की कहानी दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मेवाड़ पर भी इन्होंने आक्रमण किया और मेवाड़ को भी जीता, है ना। और उस समय मेवाड़ का जो सम्राट है पूछा जाता है राणा रतन सिंह थे। उसके बाद देखिए मालवा पर भी इन्होंने आक्रमण किया। वहाँ का सम्राट जो राजा है महलक देव हो जाते हैं। और फिर वो जालौर पे आक्रमण करते हैं, जालौर पे, और वहाँ का जो राजा है कान्हन देव हो जाते हैं। इतना तो याद रखिएगा, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 मिनट टाइम लगेगा याद रखिए में। गुजरात का सम्राट कौन, राजा करण। रणथंभौर पे कौन राज कर रहा था, हमीर देव, है ना। मेवाड़ का शासक कौन था, राजा रतन सिंह। मालवा का कौन था, महलक देव। जालौर का कौन था, कान्हन देव। हो गया, इतना याद रहेगा तो पूछेगा सवाल, आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे है हमारा सवाल मलिक कफूर के नेतृत्व में, है ना, गुलाम मलिक कफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्षिण भारत भी भेजी और विजय भी प्राप्त किया। देखिए इस मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, यानी कि 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यक्ति को खरीदा था। और सबसे प्रिय सेनानायक हुआ, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी के हर काम को इसने किया। और दक्षिण भारत का अभियान इसी के कंधे पर ही निर्भर थी और इसी की वजह से भी सफल रहा, है ना। और ये समझिए कि ये ट्रांसजेंडर है, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर ही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना, ठीक है, पूछा जाता है सवाल। इसलिए ये जो दक्षिण भारत का अभियान है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में अभियान इन्होंने देवगिरी पे किया, है ना, और देवगिरी पे किया। और वहाँ के सम्राट कौन थे, रामचंद्र देव थे, है ना। और शासन वंश था वारंगल, है ना, वारंगल हो जाता है, देवगिरी के वारंगल, है ना। और वहाँ के सम्राट कौन है, रामचंद्र देव को हराया किसने, मलिक कफूर ने। और इस तरीके से इन लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तेलंगाना। और तेलंगाना के जो सम्राट थे प्रताप रुद्र देव हैं, प्रताप रुद्र देव हैं तेलंगाना के सम्राट। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत भी आई है, यहीं से सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देवगिरी के सम्राट रामचंद्र देव थे, जिनको हराने के बाद इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। और हराने वाला जो सेना है वो मलिक कफूर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तेलंगाना। तेलंगाना का सम्राट प्रताप रुद्र देव हैं, ये भी हार जाते हैं और ये भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो राज्य है वो होयसल राज हो जाता है, होयसल राज। ठीक है, जहाँ का जो शासक है बीरबल नाल हो जाते हैं और ये भी हारते हैं और ये भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अंतिम जो है वो पांड्य राज हो जाता है, पांड्य वंश, है ना। वहाँ का सम्राट जो है सुंदर पांड्य हो जाते हैं, है ना, और ये भी इनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना ही चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि सवाल पूछे जाते हैं, है ना, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि जितने भी क्षेत्र को दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता उस पर उसने सीधे शासन करना सही नहीं समझा, क्योंकि बहुत दूर थी वहाँ तक शासन करना और उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल वाली बात थी। लेकिन यही काम मोहम्मद बिन तुगलक कर देते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको।
चलिए आगे हम लोग देखें। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी से दक्षिण भारत काफ़ी दूर था और वहाँ से शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण दक्षिण भारत के राजाओं को उसने राज लौटा दिया और अपने नियंत्रण में शासन करने को कहा, और इसके बदले एक निश्चित कर दक्षिण भारत के राजा उनको भेजा करते थे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जितने भी राज्यों को जीता अपने राज्यों में मिलाया नहीं, बल्कि उसकी अधीनता को स्वीकार करने के बाद उन्होंने उस राज्य को उसी सम्राट को लौटा दिया। उसके बदले में वहाँ के जो सम्राट थे एक बड़ा टैक्स या कर कहे तो कर दिया करते थे, है ना। और यही चीज़ें कह रहा है। ठीक इसी के विपरीत तुगलक वंश के शासक जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने दक्षिण भारत से सीधे नियंत्रण में लेकर के शासन किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था, है ना। 1000 दिनारी भी कहा जाता था क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। इसका मूल नाम मोहम्मद खुसरो है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिए, है ना। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तान का कार्यकाल देखा। पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा, है ना, कवि है या कौन ऐसा लेखक है या